हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सोच रहे होंगे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स का वीडियो बना रही थी, लेकिन 70% वीडियो खत्म हुआ और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई और वो लगभग 2 घंटे तक आई नहीं। उसके बाद मेरे ऑफिस का समय हो गया, जिसके कारण वो वीडियो बन नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, हम इवनिंग में अपने करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें मतलब होना चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट से। कई बार टाइम में वेरिएशन हो जाता है, अपनी कुछ मजबूरियां फंस जाती हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स 11 और 12 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम देखेंगे। ठीक है, आज हम कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कुषाण एरा के बारे में बात करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, यूएसए के प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अभी इन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बातें सामने आ रही हैं और कई तरीके की हरकतें आ रही हैं। तो अब इन्होंने घोषणा की है कि 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अमेरिका एग्जिट ले रहा है और उनमें से एक आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उस पर हम बात करेंगे। हम अपने देश के एक और नए सुपर कंप्यूटर परम शक्ति पे बात करेंगे। तो इस तरीके से काफी सारी न्यूज है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आज है 12 जनवरी एंड 12 जनवरी को हमें पता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या फिर युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे, उसके बाद हम देश दुनिया की सभी खबरों पर बात करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आज मॉर्निंग में आपने एक वीडियो देखा होगा वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के करंट अफेयर्स पर बेस्ड 70 MCQ हमने करे थे। आई होप आपने वो सेशन देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप लिंक पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आती है 12 जनवरी की। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को। ठीक है, इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर जो महाराजा अजीत सिंह थे, खेतरी स्टेट के राजा थे, इन्होंने विवेकानंद टाइटल दिया था। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उनको एक बहुत बड़े काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें अपना भाषण दिया था 1893 में। नाउ बात करते हैं नेशनल यूथ डे या युवा दिवस की थीम क्या है। थीम है इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ये आपको थीम याद रखनी है। चलिए, अब अगले एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हम बात कर रहे हैं माधव गाडगिल के बारे में। आज हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब किसने क्रिएट किया? ये सब क्रिएट किया माधव गाडगिल ने, और इनका निधन हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए माधव गाडगिल जी कौन थे, तो एक इकोलॉजिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनका रिलेशन आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से रहा है। साथ ही साथ इन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की स्थापना भी 1983 में की थी। हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना भी 1986 में की गई थी। और इन्होंने पहली बार एलिफेंट सेंसस, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो वाइल्ड एनिमल सेंसस इन्होंने कंडक्ट कराई थी हमारे देश में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब माधव गाडगिल जी की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है अ वॉक अप द हिल, लिविंग विथ पीपल एंड नेचर। नाउ बात करते हैं कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड के बारे में। इन्हें 1981 में पद्मश्री मिला था, वहीं 2006 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अब आपको पता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जो काम करते हैं और जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में 2024 में इन्हें सम्मान दिया गया है। इसके अलावा वोल्वो एनवायरमेंट प्राइज भी गाडगिल जी को मिला है। तो गाडगिल जी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अब एक और पर्सन के बारे में आपको याद रखना है, जिनका नाम है जिनसन जॉनसन। जिनसन जॉनसन ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 1500 मीटर रेस में। इन्होंने 3 मिनट 35 सेकंड में 1500 मीटर की रेस को कंप्लीट किया था। इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने होंगजोंग में जो एशियन गेम हुए थे 2023 में, उसमें इन्होंने 1500 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता था। तो आपको मेडल टैली याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि जिनसन जॉनसन जो एक जाने माने एथलीट हैं, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। क्लियर है? चलिए, अब इसको मैं 7 स्टार मार्किंग कर रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में छपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में। अब वर्ल्ड बुक फेयर में क्या होता है, दुनिया भर के जो पब्लिशर होते हैं वो अपनी बुक को यहाँ पर लाते हैं, पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर
53rd एडिशन वर्ल्ड बुक फेयर का नई दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में, 10 से लेकर 18 जनवरी के बीच में। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बुक फेयर में गेस्ट कंट्री कौन है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री आपको कतर देखने को मिल जाएगा, वहीं फोकस कंट्री आपको स्पेन देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बुक फेयर को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और नया अपडेट आप लोगों के लिए है कि एवरी मंथ, अब से हर एक महीने आपको मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। ये मंथली करंट अफेयर्स के पैकेज में आपको वीकली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, फिर मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, आपकी बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, और टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर की जो मैगजीन आती है, मतलब ये सभी प्रोडक्ट आपको इस सिंगल पैकेज में मिल जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, अब कोई बच्चा होगा मुझे बैंकिंग की मैगजीन नहीं चाहिए है, या मुझे टॉप 300 की मैगजीन नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल भी आप परचेज कर सकते हैं पेड नोट्स में जाके, कि सिर्फ मंथली आपको मैगजीन चाहिए है। लेकिन मंथली मैगजीन जो है वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा जिनको ये सारे प्रोडक्ट चाहिए, वो भी कम कीमत पे, कम दाम पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये महाबचत पैकेज आप बोल सकते हैं, महापैक मंथली लॉन्च किया गया है, हर महीने इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा स्पीडी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक के सभी वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ बात करेंगे यूएस विथड्रॉ फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को एग्जिट करेंगे। इनमें एक बॉडी है इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। इसमें इन्होंने कहा है कि ये अननेसेसरी है, साथ ही साथ अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एक्सिस फाइनेंस के द्वारा कोलेट्रल फ्री व्यापार बिजनेस लोन की शुरुआत की गई है फॉर एमएसएमई। तो जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस है, अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है आपको, और भी कई रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसके लिए लोन की जरूरत होती है। तो एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन की शुरुआत की है। ये कंप्लीटली कोलेट्रल फ्री आपको लोन देखने को मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करेगा माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को, स्पेशली इन सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। इसमें अप टू 10 लाख रुपीस तक का आपको लोन मिलेगा, और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक कोलेट्रल फ्री होगा। एक्सिस फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ हैं साई गिरिधर। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बारे में। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एश प्रकाश को सीईओ अपॉइंट किया है। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। हमारे देश में एक होते हैं लाइफ इंश्योरेंस और एक होते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है भारत में, उसकी एपेक्स बॉडी आपको जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मिलेगी, और इसी के सीईओ आपको एश प्रकाश देखने को मिलेंगे। 7 जनवरी 2026 से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। चलिए, अब अगेन यहाँ पर मैं 5 स्टार बनाती हूँ। देखिए, जब भी ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, इतने एग्जाम्स में अपियर हुई हूँ या पेपर देखती रहती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, तो समझ में आता है ना कि कहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में निकल के आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैं बोलूँ 7 स्टार है, 5 स्टार है, तो वो आप उसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनएसओ डेटा की, जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस एनएसओ जो है ना, उसका एक डेटा पब्लिश होता है, जो कि भारत की जीडीपी के बारे में, नॉमिनल जीडीपी के बारे में जानकारी देता है। तो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पहला एडवांस एस्टिमेट पब्लिश किया है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, फॉर FY26। कांस्टेंट प्राइस मतलब 2011-12 के प्राइस से भी और करेंट प्राइस से भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीडीपी बताई गई है वो 2011-12 के बेस ईयर से, जिसको हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, वहां से भी एस्टिमेट की गई है, और अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है उससे भी एस्टिमेट की गई है। तो रियल जीडीपी इन्होंने कहा है कि FY26 में 7.4% रहने का अनुमान है, और कांस्टेंट प्राइस में इन्होंने कहा है कि FY26 में आपको 201 लाख करोड़ रुपए, ये प्रोजेक्टेड जीडीपी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जीडीपी परसेंटेज है 7.4% इन FY26, और कांस्टेंट प्राइस पे प्रोजेक्शन कितना है, 201 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन है।
ठीक है। नाउ बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करेंट प्राइस पे प्रोजेक्ट हुआ है 8%। तो कांस्टेंट प्राइस पे 7.4% एस्टिमेट हुआ है, करंट प्राइस पे 8% एस्टिमेट यहाँ पर किया गया है। ठीक है। आपका जो ये कांस्टेंट प्राइस है इस पे 201 लाख करोड़ रुपए जीडीपी एस्टिमेट की गई है, और 8% मतलब आपका जो करंट प्राइस है उस पे 357 लाख करोड़ रुपए जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है FY26 के लिए। ये बात आपको याद रखनी, दोनों ही डेटा आपको याद रखने की, वो नॉमिनल पूछ रहा है मतलब आपका कांस्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है या आपके करंट प्राइस पे पूछ रहा है। अब इन्होंने सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस बताई है। हमें पता है 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है। ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट बताई है 2.7%, और जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है वो 3.1% से ग्रो होगा। सेकेंडरी सेक्टर में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बारे में बताया है कि 7% रहेगी, और टोटल जो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ है वो 6.6% है। टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ 9.1% रहेगी, जिसमें फोकस है ट्रेड, होटल, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ठीक, ये बातें एनएसओ ने कही है। नाउ बात करेंगे इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है। ठीक है। 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में भारत मंडपम में नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट अंडर द ECI। इसकी थीम है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिडेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पार्टिसिपेट करेंगे। अदर इलेक्शन कमिश्नर है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। 36 अलग अलग जो IITs, IIM और अलग अलग यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। चलिए नाउ बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। मतलब कोर्ट के अंदर के सारे काम पेपरलेस हो चुके हैं, सारी चीजें आपको डिजिटल या ऑनलाइन फॉर्म में देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत का कौन सा बन गया है? कलपेट्टा, केरला। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत जी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ पर? कलपेट्टा, वायनाड, केरला में। यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। सारे ऑपरेशन अंटिल द मतलब फाइनल जजमेंट तक के सारे ऑपरेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जिससे डिले नहीं होगा, कोर्ट को विजिट बार बार नहीं करना पड़ेगा, है ना। नो फिजिकल फाइल स्टोरेज, फास्टर केस प्रोसेसिंग, इसलिए इसे किया जा रहा है। तो कोई भी चीज भारत में पहली बार होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यहाँ पर ICJS 2.0 रैंकिंग पब्लिश की है। ठीक है। ये सेकेंड एडिशन है, तो समझते हैं ये क्या बोल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। पहली चीज समझ में आई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। इन्होंने सेकेंड एडिशन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग पब्लिश की है। मतलब किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे केसेस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। इसमें पुलिस, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, प्रिजनर्स, फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंटिंग, है ना, सारी चीजें आपका रियल टाइम डेटा शेयरिंग किस तरीके से हो रही है, पुलिस किस तरीके से कोर्ट में, कोर्ट से एविडेंस किस तरीके से मतलब आपस में शेयरिंग हो रही है। ये काम करता है वन डेटा वन एंट्री के प्रिंसिपल पे। तो उत्तराखंड यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। उत्तराखंड के बाद हरियाणा और आसाम आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है 2025-26। तो तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 25-26 इज द फर्स्ट डेडिकेटेड पॉलिसी इन इंडिया। किसके लिए? जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि आपके रिसर्च को कमर्शियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक कह सकते हो कि एक पॉलिसी तैयार की गई है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए के फंडिंग के साथ 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। इनको फंडिंग करना, मेंटरशिप देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे परम शक्ति के बारे में। तो परम शक्ति क्या है? ये हमारे देश का सुपर कंप्यूटर है, जिसको तैयार किया है IIT। इसको कहाँ पर कमीशन किया गया, अनवील कहाँ किया है? IIT मद्रास में। और इसको तैयार किसने किया है? सीडेक के द्वारा। ठीक है। तो परम शक्ति, ठीक है,
परम शक्ति हमारे देश का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको एंटायरली सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करता है और इसको अनवील किया गया है आईआईटी मद्रास में। अगर परम शक्ति के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है, तो 3.1 पेटाफ्लॉप आपको इसकी कंप्यूटिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो फंडेड है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो मैत्री डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंबाइंड मिशन है। ना बात करते हैं किंग वासुदेव के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए किंग वासुदेव का संबंध किस एरा से रहा है, तो कुषाण वंश से संबंधित है। किंग वासुदेव के समय के मतलब कुषाण एरा के 2000 साल पुराने कॉइन्स यहाँ पर मिले हैं तक्षशिला में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 2000 साल पुराने ब्रोंज मतलब कांस्य धातु के सिक्के मिले हैं जो कि किंग वासुदेवा कुषाण एरा से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान में, तक्षशिला में। ये बात यहाँ पे बोली है। बोला जाता है कि किंग वासुदेव जो है वन ऑफ द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर आपको देखने को मिलेंगे। अब एक्सकवेशन के समय ब्रोंज कॉइन के साथ साथ यहाँ पर कुछ फ्रेगमेंट्स भी मिले हैं लेपिस लजोली कुछ प्रकार के कुछ अच्छी क्वालिटी के सेमी प्रीशियस स्टोन आपको देखने को मिलेंगे। इनका संबंध भी कुषाण एरा से आपको मिलेगा। अब जब कुषाण एरा के बारे में इतनी बात हो ही रही है तो यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट स्तूपास मिले हैं, और ये स्तूपास भी आपको कुषाण एरा से संबंधित देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है जहानपोरा स्तूपा। तो जहानपोरा स्तूपा जो है बुद्धिस्ट स्तूपा है, 2000 साल पुराने हैं। बारामूला कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे, कुषाण पीरियड से संबंधित है, नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि ये जो स्तूपा है ये एंशियंट सिल्क रूट कॉरिडोर का पार्ट थे जो कि कश्मीर को गंधार से मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रीजन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कुषाण पीरियड जो है वो 1 से लेकर 3वीं शताब्दी के बीच में रहा है। इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को फ्लरिश भी किया है। जो चौथे नंबर की बुद्धिस्ट संगीति हुई थी वो भी कुषाणों के समय, कनिष्क के समय आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर लगाती हूँ 7 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, वो क्वेश्चन अपने आप में 7 स्टार है, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% किसी पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की क्लास की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं वेमार ट्रायंगल के बारे में। तो वाइमर, जो ये वाइमर ट्रायंगल है, वाइमर के बारे में सुना होगा ना, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वही है वाइमर। तो वाइमर ट्रायंगल, इसमें इंडिया ने, इसके फॉर्मेट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। तो वाइमर ट्रायंगल क्या है, एक ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज का एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्रुप है। ये 3 कंट्री फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड का डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ग्रुप आपको वाइमर ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और इसमें इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इनके फॉर्मेट में। वाइमर ट्रायंगल का फॉर्मेशन 1991 में हुआ था, और ये नाम सिटी ऑफ वाइमर जो कि जर्मनी में है वहां से लिया गया है। ठीक है, ना बात करते हैं, यहाँ पर लगाती हूँ अगेन 7 स्टार। आपसे 2 ही प्यारे क्वेश्चन बनेंगे कि उदय, उदय का जो लोगो है, जो मेस्कॉट है वो उदय है। तो उदय का ये जो डिजाइनिंग है वो किसने किया है, और उदय नाम किसने दिया है, उदय नाम किसने दिया है और उदय की डिजाइनिंग किसने की है। 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीलकांत मिश्रा, नीलकांत मिश्रा चेयरमैन है उडई के। उडई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैत्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। इसका नया मेस्कॉट जिसका नाम है उदय, उसको अनवील किया गया है। उदय, उदय का मतलब होता है प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। उदय का मतलब क्या है, प्रोग्रेस, ग्रोथ और एम्पावरमेंट। तो उदय, ये जो मैस्कॉट का नाम रखा गया है, ये किसने दिया है, तो रिया जैन ने। रिया जैन जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से है। तो एमपी वालों, एमपी के जो भी एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन छपा है। ठीक है, रिया जैन भोपाल मध्य प्रदेश से है, उनके द्वारा ये उदय नाम दिया गया। उदय का मतलब प्रोग्रेस, ग्रोथ और एम्पावरमेंट है, और इस लोगो की डिजाइनिंग अरुण गोयल ने की है, और अरुण गोयल जो है वो त्रिशूर केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है, जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया हो सेशन। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करेंगे, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेंगे, एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे।